तो चलिए बच्चों, तैयार हो जाइए आगे के लिए। आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग का जो 1927 में फिर से एक बार कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, उसमें क्या कैसी स्थिति बनी। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं संजय कुमार उपाध्याय आपको एसएसटी में हर तरीके से स्टडी को परफेक्ट बनाने का निरंतर प्रयास करता रहूँगा। बस आपको करना क्या है कि आपको नीचे वाले बेल आइकन को, रेड बटन को दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं हम लोग। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफोर्ट टू रिकोगेट एन अलायंस एंड in 1927 it appeared that such a unity could be forged. The important difference were over the question of representation in the future assembly that were be elected. अब हम लोग चलते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, जैसा कि आप जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का लीडर था, was willing to give up demand for separate electoral. उसने अलग इलेक्ट्रॉल की मांग रख दी। इफ मुस्लिम वेयर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली, द रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस बंगाल एंड पंजाब। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांत जैसे बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस लगातार चल रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों को खुलेआम निंदा कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। जब व्हेन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्टेड, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुस्लिमों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यक मुस्लिम जो हैं भारत में अपनी पहचान खो देंगे। उनको ये भय सता रहा था। आगे चलते हैं। आगे की जो स्थिति थी कि द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी सामूहिक अपनेपन का भाव, इस टॉपिक में हम जानेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रीय भावना को बढ़ाया गया। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा वाली बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ के रूप में कैसे लेता है? विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबद्ध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया, ये हमको इसमें देखना है। यहाँ सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त राष्ट्रों के चलते पैदा हुई। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी जिसके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिखाया। देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर हम मास जानकारी देना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा।
बच्चों, आप अभी भी तो देख रहे होंगे कि देखिए कोरोना के लिए जब पुलिस वाले हम लोगों को घर में रहने के लिए सलाह देते हैं तो किस तरीके से वो माइक पर गाना गाते हुए उसके नुकसान को बताते हैं कि हम बाहर घूमेंगे तो क्या होगा। तो उसी तरीके से गीत संगीत के द्वारा भी, साहित्य के द्वारा भी राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया गया। आगे हम लिखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि दिमाग में गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वो राष्ट्र को पहचान सकें। आपने पिछले में पढ़ा होगा कि पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लिबर्टी ऑफ यूनिटी यानी लिबर्टी को किस तरीके से एक लेडीज के रूप में प्रस्तुत किया गया था यूरोप में, तो उसी तरीके से भारत में भी एक छवि गढ़ने की स्थिति बन गई जिससे कि एकता को बनाया जा सके। और इसी के परिणाम स्वरूप 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी। यह तस्वीर पहली बार, याद रखिएगा, भारत माता की तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम लिखा था। ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल कर दिया था। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को अपनी पेंटिंग के जरिए चित्रित किया। एक सन्यासिन के रूप में भारत माता को दिखाया। वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती थीं, ऐसा चित्र बनाया गया। आगे चलकर जब ये छवि बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती चली गई और इस तरह से मातृ छवि की प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक बना दिया गया। तो आप समझ रहे होंगे इसको अच्छी तरीके से। राष्ट्रवाद का भारतीय लोक कथाओं में पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिरी में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोकगीतों की जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। हमारी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचा कर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों, इन सारे चीज़ों के द्वारा लोगों में राष्ट्रवाद पैदा करने का प्रयास किया। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का एक विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है और यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति कही जा सकती है। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इसी तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल शुरू में तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांत का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल
और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा भी तैयार कर लिया था, यह भी तिरंगा ही था, लेकिन ये सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत माना जाता था। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम यहीं पर इसे समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।